चलिए, आज एक बहुत ही अजीब सी साहित्यिक चीज पर बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर 19वीं सदी का सबसे गहरा, सबसे निराशाजनक साहित्यिक काम एसएटी की तैयारी के लिए आपकी स्टडी गाइड भी हो? आज हम इसी अजीबोगरीब मेल की पड़ताल कर रहे हैं। सैट या जीआरई जैसी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस टेस्ट्स या फिर कोई ट्यूटर? हाँ, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा तरीका एक ऐसे उपन्यासकार के काम में डूब जाना है जो तर्क और समझदारी से ही नफरत करता था? जी हाँ, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। और ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सच है। यही विरोधाभास आज की हमारी कहानी का दिल है, जो हमें कला, शिक्षा और खुद को बेहतर बनाने के बारे में कुछ बहुत ही अजीब सवालों से रूबरू कराता है। तो चलिए इस साहित्यिक पहेली की परतें खोलते हैं। हम एक ऐसी किताब को देख रहे हैं जो एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जीती है। एक तरफ तो ये इंसान के मन की गहराइयों को खंगालने वाला एक दार्शनिक उपन्यास है, और दूसरी तरफ ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल टूल है। तो किताब का नाम है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, द वेबस्टर्स थिसॉरस एडिशन। बस एक पल के लिए इस नाम के बारे में सोचिए। दोस्तोयेव्स्की के अस्तित्व के डर को पीएसएटी, एसएटी और जीआरई जैसे टेस्ट प्रेप ब्रांड्स के साथ मिला दिया गया है। ये सच में एक बहुत ही अनोखा संगम है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी किताब बनी ही क्यों। अच्छा, इस अजीब सी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उपन्यास के मेन कैरेक्टर से मिलना होगा। कहानी सुनाने वाला, जिसे बस अंडरग्राउंड मैन के नाम से जाना जाता है। उपन्यास की पहली लाइनें ही बता देती हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है। चिड़चिड़ा और खुद से नफरत करने वाला। वो कहता है, मैं एक बीमार आदमी हूं, एक द्वेषी आदमी हूं, एक अनाकर्षक आदमी हूं। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो दुनिया और खुद दोनों से ही नफरत करता है। और यहाँ पे ये बात और भी साफ हो जाती है कि उसका द्वेष सिर्फ एक भावना नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे जाहिर करने में उसे मजा आता है। वो एक द्वेषी ऑफिसर था, बदतमीज था, और उसे ऐसा होने में खुशी मिलती थी। ये उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अंडरग्राउंड मैन एक ऐसा किरदार है जो तर्क, समझदारी और समाज की उम्मीदों के खिलाफ बगावत करता है। वो अपनी ज्यादा सोचने समझने की आदत को एक बीमारी मानता है, एक ऐसा अभिशाप जो उसे दुनिया से ठीक से जुड़ने ही नहीं देता। चलिए अब किताब के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा अजीब हिस्से पर आते हैं, इसका एक स्टडी गाइड के तौर पर इस्तेमाल। यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होती हैं। एडिटर ने किताब की शुरुआत में साफ साफ लिखा है, ये किताब स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, टीचर्स और उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। ये बात दोस्तोयेव्स्की की दार्शनिक बगावत से बिल्कुल ही अलग है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, पेज के ऊपरी आधे हिस्से में आपको दोस्तोयेव्स्की का ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा, जो अस्तित्व की निराशा और गहरे विचारों से भरा है। और निचले आधे हिस्से में एक चलता फिरता थिसॉरस, जो आपको टेस्ट के लिए अपनी वोकैबुलरी बनाने में मदद करेगा। तो जैसे ही नरेटर अपने द्वेष का ऐलान करता है, पढ़ने वाले को स्पाइटफुल शब्द के पर्यायवाची और विलोम शब्द सीखने के लिए कहा जाता है। एक पल आप इंसान की पीड़ा की गहराइयों के बारे में सोच रहे होते हैं, और अगले ही पल आप अपनी वोकैबुलरी क्विज के लिए रट्टा मार रहे होते हैं। तो होता क्या है जब कोई इस किताब को वैसे ही पढ़ने की कोशिश करे जैसे इसे बनाया गया है? आखिर कैसा होता है वो अनुभव जब ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं? ये देखिए, यहाँ नरेटर की तरफ से एक गहरी दार्शनिक बगावत है। वो दुनिया के ठंडे, तर्कहीन नियमों के खिलाफ आवाज उठाता है और पूछता है कि उसे प्रकृति और गणित के नियमों की परवाह क्यों करनी चाहिए। ये इंसान की भावनाओं और दुनिया के तर्कों के बीच की लड़ाई का एक जबरदस्त बयान है। और ये वो पेज है जहां ये लाइन आती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी तर्क की तानाशाही के खिलाफ गरज रहे हैं, और ठीक नीचे थिसॉरस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जो आपको टेस्ट के लिए तैयार करने को बेताब है। और उसी वक्त स्टूडेंट को उसी पैराग्राफ से एक बिल्कुल अलग शब्द पर वोकैबुलरी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जरा सोचिए, आप तर्क की प्रकृति पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका दिमाग रिवॉल्टिंग के पर्यायवाची शब्द याद करने में लगा है। यहाँ एक और उदाहरण है, नरेटर का वो मशहूर और विरोधाभासी दावा कि दर्द में भी एक तरह का द्वेष भरा मजा मिल सकता है। ये इंसानी मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत ही परेशान करने वाला ऑब्जर्वेशन है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है
कि ये एक ही पेज को पढ़ने के दो बिल्कुल अलग मकसदों की कितनी साफ तुलना करती है। एक तरफ आप दार्शनिक जांच कर रहे हैं, दर्द की प्रकृति और चेतना के विरोधाभास पर सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सिर्फ अपनी वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द सीख रहे हैं। तो इस अजीब सी किताब को समझने के बाद जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूछते हैं, इस सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या ये हमारी संस्कृति के बारे में कुछ गहरा बताती है? जरा सोचिए, अंडरग्राउंड मैन, एक ऐसा किरदार जो उपयोगिता और फायदे की हर चीज से नफरत करता है। अगर उसे पता चले कि उससे इतने प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्या सोचेगा? शायद उसे बहुत घिन आएगी। ये अजीब सा एडिशन हमारे सामने कुछ मुश्किल सवाल खड़े करता है। क्या हम महान साहित्य को सिर्फ टेस्ट्स में स्कोर सुधारने का एक और जरिया बना रहे हैं, या फिर ये मुश्किल किताबों को लोगों तक पहुंचाने का एक चालाक तरीका है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये किताब एक मास्टरपीस को सिर्फ एक और टूल में बदल देती है, या फिर ये एक मुश्किल टेक्स्ट तक पहुंचने का एक स्मार्ट रास्ता है? क्या ये कला का बाजारीकरण है या फिर शिक्षा का लोकतंत्रीकरण? चलिए इस बात को नरेटर के ही एक बड़े मजेदार कोट पे खत्म करते हैं। एक सभ्य आदमी सबसे ज्यादा खुशी से किस बारे में बात कर सकता है? जवाब है अपने बारे में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दार्शनिक सोच विचार हों या टेस्ट में स्कोर सुधारना, दोनों ही आखिर में खुद पर ही तो केंद्रित है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार जब आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो शायद आप दोस्तोयेव्स्की को आजमाना चाहें, या शायद नहीं।